गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जेई और नीट में आता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सारे बच्चे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले इसकी हम लोग थ्योरी की बात करते हैं कि इन्होंने कहा क्या। प्लांक्स क्या है? प्लांक एक केमिस्ट का नाम है। पहली बात, उसने एक थ्योरी दिया और क्या थ्योरी दिया? वो क्वांटाइजेशन के रिलेटेड थ्योरी दिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोलता है? ये कहता है, पहला थ्योरी इसका देख लेते हैं कि एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स in the form of पैकेट्स। क्या कहने का मतलब? एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, एनर्जी जो ट्रेवल करता है ना, वो हमेशा किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। समझ में आ रही है हमारी बात? एंड दैट पैकेट इज कॉल्ड उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? क्वांटा बोलते हैं। समझ में आई बात हमारी आपको? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्वांटा बोलते हैं। तो वो जो पैकेट है एनर्जी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। समझ में आई? दैट इज, क्या कहने का मतलब है? ध्यान से सुनो कि पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। अगर कहीं पर भी क्वांटा वर्ड यूज आता है तो हम क्या समझते हैं कि ये पैकेट है। ये पैकेट है हमारा, किसका पैकेट है? एनर्जी का पैकेट है। और इस एनर्जी के पैकेट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, ये जो क्वांटा है किसकी एनर्जी? कहाँ से एनर्जी? कौन सी एनर्जी? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ लाइट। किसकी बात करते हैं हम? एनर्जी ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मेंशन करते हैं हम, इन केस ऑफ लाइट, जो लाइट रेडिएशन है उसकी बात करते हैं हम। इन केस ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन केस ऑफ लाइट अगर आप बात करेंगे तो दीज क्वांटा क्या होता है? दीज क्वांटा, अगर हम लाइट की बात करते हैं तो दीज क्वांटा और पैकेट्स आर नन एज इसको बोलते हैं हम फोटोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? फोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन्स। अब फोटोन्स क्या हुआ? अरे सर, अगर लाइट, जैसे ये एक पॉकेट है हमारा, ये क्या हमारा एक पैकेट है। क्या ये बताओ? पैकेट। किसका पैकेट? पैकेट किसका? अरे सर, एनर्जी का। ठीक है, तो देखो ये जो पैकेट है एनर्जी का, इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं हम क्वांटा। इसी को क्या बोलते हैं हम? क्वांटा। और अगर ये पैकेट एनर्जी का है, और अगर हम लाइट के केस में बात करते हैं, आपको पता नहीं कि अगर कोई भी रेडिएशन आ रही तो अपने साथ लाइट लेके आता है, एनर्जी लेके आता है। तो ये जो क्वांटा है, अगर ये लाइट की केस में बात करेंगे तो इसी को हम क्या बोल देंगे? इसी को बोल देंगे हम फोटोन। क्या बोल देंगे? फोटोन बोल देंगे। तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। आपने ऐसा सुना होगा कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। क्लियर है? तो यहाँ से एक टर्म आप सीखिए जो मैं आपको यहाँ पे समरी कर देना चाहता हूँ। क्या है वो हमारा? कि वन क्वांटा, एक क्वांटा का मतलब क्या हो गया बताइए तो? वन पैकेट ऑफ एनर्जी। और इसका मतलब हो गया, क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हो गया वन फोटोन। तो ये बात समझ में आया कि एक क्वांटा, एक फोटोन, एक पैकेट ऑफ एनर्जी, सब एक ही बात है। एन क्वांटा, एन पैकेट ऑफ एनर्जी, एन फोटोन्स। क्लियर हो गया? यहां से हमने आपको ये समझा दिया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो इसने कहा
प्लैंक्स ने कहा वो क्या कहा, ध्यान से सुनिए। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन क्या है, लाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइट की बात करते हैं, तभी तो फोटोन की बात आ रही ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम डिनोट कर लेते हैं प्यारे बच्चों ई से। किससे डिनोट करते हैं हम, ई से डिनोट कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन, जो रेडिएशन आ रही है हमारे पास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं। Proportional is directly proportional to the frequency, to the frequency, to the frequency of the light, of the light wave, ठीक है। ऑफ द लाइट वेव बोल दो या फिर क्या बोल देंगे, फोटोन, ठीक है। क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी लाइट आ रही है, ठीक है, तो उस लाइट की जो एनर्जी होगी, उस लाइट में जो एनर्जी कैरी करके वो आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, तो वो फोटोन्स की जो एनर्जी होगी वो उस फोटोन के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। क्या कहने का मतलब हुआ, मैं आपको यहां से फिर से लिखवाता हूं कि एनर्जी ऑफ फोटोन्स, एनर्जी ऑफ फोटोन्स, एकदम अच्छे समझो, फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, समझ में आ रहा है। और क्या लिख सकते हैं आप, और क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या किस पे डिपेंड करेगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और लाइट क्या हमारा एक वेव है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, वेव में तो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो ये आप, ये कहने का मतलब हुआ कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी है वो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर फोटोन ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या ले लिया हमने, फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट वेव। क्लियर है ना हमारी बात, क्लियर है। तो यहाँ से एक बना लेते हैं हम, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं, क्लियर है। और अगर यहाँ पर आपने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो क्या लिखते हैं, ई इक्वल टू, एक लगा देते हैं एच और लगा देते हैं क्वांटा। ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया, ई इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ पर, ये एच क्या है, चूंकि ये किसने दिया, ये प्लैंक्स इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो इसको रिगार्ड करने के लिए हमने इसको क्या कह दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, जल्दी बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोल दिया इसका, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती प्यारे बच्चों, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, क्लियर है। तो कांस्टेंट वैल्यू है ये, प्लैंक्स को रिगार्ड देने के लिए दिया गया, क्लियर है। तो अब यहाँ से एक बात सीखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक सनलाइट आ रहा है इस तरह से, ये क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो ये किससे मिलके बना है, अरे भाई सनलाइट किससे मिलके बना है, सोचो ना, सनलाइट तो मिलके बना होगा फोटोन से, किससे मिलके बना होगा, फोटोन से। अरे किससे, फोटोन से मिलके बना होगा, किससे मिलके बना होगा, फोटोन से मिलके बना होगा। किससे मिलके बना है, फोटोन से मिलके बना है, ये फोटोन्स, ठीक है। ये सनलाइट किससे मिलके बना है, फोटोन से मिलके बना है, क्लियर है। तो ये सनलाइट हमारा फोटोन से मिलके बना है। अब ये सनलाइट, ये जो सनलाइट है ये आपको पता चल गया किससे मिलके बना है, फोटोन से मिलके बना है। थोड़ा मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये फोटोन, अब ये जो डब्बा है ना, ये जो डब्बा है किसकी डब्बा है ये बताओ तो। अरे सर कुछ नहीं, ये तो एनर्जी का डब्बा है। किसका डब्बा है ये, पॉकेट ऑफ एनर्जी। किसका पैकेट्स है ये तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है सर, पैकेट ऑफ एनर्जी। और इसी पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, फोटोन बोलते हैं, क्योंकि लाइट है। और इसी को क्या बोल देंगे हम, जल्दी बताइए, क्वांटा। मतलब 1 पॉकेट इक्वल टू 1 क्वांटा इक्वल टू 1 एनर्जी पैकेट्स। क्लियर है, क्लियर है, बोलो जल्दी से, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया, यही है हमारा, यही है हमारा क्या, यही है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्लियर है, फोटोन्स, एक डब्बा।
ये एक डब्बे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, तो बताओ ये पैकेट ऑफ एनर्जी है तो इसमें कितनी एनर्जी होगी सर, इस बॉक्स में कितनी एनर्जी सर? तो हम निकालते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, मतलब 1 फोटोन मतलब 1 पैकेट, उसकी एनर्जी निकाल रहे हैं। कितनी होगी? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन को लिख देते हैं E1, कितना हो जाएगा? h न्यू। कितना हो जाएगा बताओ? h न्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं हम कि सर न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन लेमडा। ये होता है न्यू इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन लेमडा। ये बच्चे होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, न्यू इक्वल टू c अपॉन लेमडा। न्यू क्या है? अरे सर अभी तो बताया था, ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्या हमारा फ्रीक्वेंसी? c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है ये। ओके, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ है, और सब कुछ पता है ये आपको। ठीक है, अगर इस तरह से बता दो, इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इसके पास n फोटोन है। कितने फोटोन से प्यारे बच्चों? n फोटोन है, तो कितनी एनर्जी होगी इसके पास? तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं एनर्जी ऑफ n फोटोन्स। क्या निकाल लेते हैं, बोलो जल्दी से? एनर्जी ऑफ n फोटोन निकाल लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ n फोटोन, बहुत सारे फोटोन है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, बहुत सारे डब्बे हैं, बहुत सारे बॉक्स है वहाँ पर। तो एनर्जी ऑफ बहुत सारे पैकेट्स, तो n पैकेट्स की एनर्जी कितनी होगी? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? NH न्यू। तो वैल्यू क्या बन जाएगा? NH न्यू इक्वल टू c अपॉन लेमडा, न्यू इक्वल टू c अपॉन लेमडा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, यहां से आपको पता चला कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। एनर्जी किस पे डिपेंड किया? फ्रीक्वेंसी पर। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका? 1 अपॉन वेवलेंथ। तो एनर्जी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये वाली बात भी आप अपने माइंड में रखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो प्लांक्स ने क्या थ्योरी दिया, मैं एक बार यहाँ पे समरी कर देता हूँ। E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ये किसका है बता दो? ये है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये क्या हमारा? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ओके, और दूसरा क्या? इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है वो, इक्वल टू NH न्यू इक्वल टू NH न्यू। अरे चले न्यू, और क्या लिख सकते हैं इसको? NHC अपॉन लेमडा। अब ये जो एनर्जी है, ये क्या है यहाँ पर? एनर्जी फॉर किसका एनर्जी है? ये एनर्जी ऑफ n फोटोन। सपोज दैट 5 का रहता है, यानी कि वैल्यू 5 रख देंगे, 2 का रहता है 2 रख देंगे, 100 तो 100 रख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के क्या फॉर्मूला, एक्सप्रेशंस, थ्योरीज। ठीक है, कर लेंगे यहाँ पर, कर लेंगे। चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट आता है हमारे पास प्यारे बच्चों। ये तो हमने देखा क्या? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स आएगा जेईई नीट में, उसकी बात हम क्वेश्चंस में करेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट की कवर कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारे पास डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। क्लियर है? तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? डिफाइन कर लेते हैं। ही स्टेटेड दैट, डी ब्रॉगली कौन है बच्चे? डी ब्रॉगली तो केमिस्ट का नाम है, पता है सर हमें। डी ब्रॉगली किसका नाम है? केमिस्ट का नाम है। डी ब्रॉगली किसका नाम है बच्चे? केमिस्ट का नाम है। तो डी ब्रॉगली कहता है, मतलब ही स्टेटेड दैट, क्या कहा उन्होंने, हम उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हैव डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने नेचर्स होते हैं? 2 तरह का नेचर शो करता है इलेक्ट्रॉन कितने नेचर शो करेंगे? 2 तरह के नेचर शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों 2 तरह का नेचर शो करता है। पहला होता है हमारा, पहला क्या होता है बच्चे? वेव नेचर। पहला क्या होता है? वेव नेचर होता है। और दूसरा क्या बनेगा यहाँ पर? दूसरा बन जाएगा प्यारे बच्चों पार्टिकल नेचर।
वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो भी हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन, वो दो तरह के नेचर शो करते हैं, एक वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर शो करता है। क्लियर हो गया? डुअल उसी को बोलते हैं, डुअल मतलब दो तरह के नेचर, डुअल मतलब दो तरह का नेचर शो करता है। ठीक है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेव नेचर की। पहला वेव नेचर की बात कर लेते हैं। वेव नेचर की बात करते हैं। वेव नेचर क्या होता है बच्चे? वेव नेचर होता है वेव की तरफ मूव करना, मतलब इस तरह से, इस तरह से। इसी को तो बोलते हैं वेव, है ना? इसी को क्या बोलते हैं आप? वेव बोलते हैं। अरे यही तो है हमारा वेव, है ना? वेव, दिस इज वेव। तो क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इफ इलेक्ट्रॉन विल शो, इलेक्ट्रॉन विल शो, अगर इलेक्ट्रॉन शो करेगा क्या? अरे वेव नेचर। इफ इलेक्ट्रॉन विल शो वेव नेचर, अगर शो करता है वेव नेचर, इफ इलेक्ट्रॉन विल शो वेव नेचर, देन इलेक्ट्रॉन विल हैव, इलेक्ट्रॉन विल हैव क्या? वेवलेंथ। क्या होंगे उसके पास? वेवलेंथ होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा? वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम बच्चे? इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसको किससे नोट करते हैं हम? लैम्डा से। किससे नोट करते हैं प्यारे बच्चों? लैम्डा से नोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब दो क्रेस्ट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये हमारा ट्रफ होता है, ट्रफ। तो इसको, इसके जो होंगे इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं हम ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। ठीक है, और इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को जो दिख रहा है आपको, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम क्रेस्ट, CREAST, क्रेस्ट। तो क्रेस्ट, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्या शो करता है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होंगे बताओ? वेवलेंथ होगी। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी? वेवलेंथ होगी। मतलब इसके पास क्या होने वाला है? लैम्डा होने वाला है। क्लियर है? दूसरा बातें कर लेते हैं, यहां पर लगे हाथ प्यारे बच्चों। इफ इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चे? पार्टिकल है। पार्टिकल्स मतलब उसमें मास होंगे, है ना, वेलोसिटी होगा। ठीक है, उसको पार्टिकल बोलते हैं। तो इफ इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, देन इट विल हैव क्या होंगे उसके पास? मोमेंटम। उसके पास क्या होगा बच्चे? मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, mv। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसके पास क्या होंगे प्यारे बच्चों? मोमेंटम होगी उसके पास। क्लियर हो गया? अब डी ब्रॉगली ने क्या क्या, पता है आपको? डी ब्रॉगली ने क्या क्या इस दोनों के बीच में रिलेशन स्टेबल कर दिया। मतलब वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर के बीच में एक रिलेशन स्टेबल कर दिया। किसने? डी ब्रॉगली ने वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर के बीच में एक रिलेशन बना दिया। और उसने एक रिलेशन दिया कि लैम्डा इक्वल टू H/mv। देखो यहाँ पर वेवलेंथ मतलब वेव नेचर, ये लैम्डा वेव नेचर को शो करता है, और mv किसको नोट करता है? मोमेंटम को। तो दोनों के नेचर को कोरिलेट कर दिया। और H क्या आपको पता ही, प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है ये, है ना। एक्चुअली डी ब्रॉगली प्लांक्स का स्टूडेंट था। डी ब्रॉगली क्या था? प्लांक्स का स्टूडेंट था। तो अपने गुरु को रेस्पेक्ट देने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट ले लिया H। तो लैम्डा इक्वल टू H/mv, ये आपको हमेशा यहां पर याद रखने की जरूरत है। क्लियर है? बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो ये इसने एक एक्सप्रेशन दिया जहां से न्यूमेरिकल्स पार्ट्स हमारे आते हैं। क्लियर हो गया? अब उसने क्या किया देखो, अब उसने क्या किया, मैं यहां से एक बात और भी आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूं। आपको पता है यहां पर mv को हम क्या करते हैं? mv को यहां पर थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। ये जो मोमेंटम है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखना। ऐसे ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना, बट थोड़ा सा और भी यहाँ पर हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि लैम्डा इक्वल टू किस तरह से लिख सकते हैं? H/p लिख सकते हैं। p मतलब भी मोमेंटम ही होता है।
P मतलब भी क्या होता है बताओ, मोमेंटम ही होता है, आपने पढ़ा है ना, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी मतलब मोमेंटम, P इक्वल टू एम भी, P इक्वल टू एम भी होता है, मोमेंटम को डिनोट करते हैं बच्चे, क्लियर है। अब आ जाओ, यहां से थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं मैं, P इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है, पता है ना, पता है ना आपको, यहीं से हम और एक्सपेंड करते हैं। देखिए बताओ, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लेके चलेंगे इसको, इस मोमेंटम को किसके टर्म में लेके जा रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ले जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। अरे सर कुछ नजर आ रहा है क्या, ये एम भी को एम भी स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं हाफ, ठीक है, और यहां पे लिख दूं मैं एम, ठीक है, और यहां पे लिख दूं ये एम भी को क्या लिख सकते हैं बताओ, एम भी को क्या लिख सकते हैं, एक काम करें, ये देखो एक काम मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो ध्यान से देखना, क्या मैं हाफ एम भी स्क्वायर, ये हाफ एम भी स्क्वायर है ना, ये एम भी स्क्वायर है, इसको क्या मैं एम इंटू, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, एम इंटू, क्लियर है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, यहां से थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गया, हाफ एम भी स्क्वायर हो गया। तो क्या मैं इसको हाफ इंटू यहाँ पे लिख दूँ, पी का वैल्यू क्या आता है, एम भी, तो ये एम भी है यहाँ से, ये एम अपने मन से लिया, तो यहाँ से पी लिख देते हैं डिवाइडेड बाई एम, देखो तो एम भी अपॉन एम, एम कट जाएगा तो सिर्फ एम भी बचेगा, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो वही बात हो जाएगी, एम भी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना और खुद भी करना आप बैठ के, इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू एम, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, ताकि एम एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ से क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ये आ जाएगा आपका, ये एम कट कैंसिल ही कर दो क्या, चलो कैंसिल ही कर देते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, ऊपर में आ गया पी स्क्वायर, नीचे में आ गया 2, क्लियर है, और यहाँ पर एम ही कटा ना, तो एम तो बच ही जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते थे, और एक्सप्लेन करके बताओ, या समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक एम तो बच जाएगा ना, एक ही एम कटा ना, पी स्क्वायर है, तो एम का पी का भी स्क्वायर, एम का भी स्क्वायर, तो 2 एम होगा, एक एम कट गया तो एक एम तो बचेगा ना। तो यहाँ से बताओ P इक्वल टू क्या बनेगा, P इक्वल टू बनेगा अंडर रूट, क्योंकि P स्क्वायर है, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, बताओ जल्दी से। तो जहाँ पर आपने P यूज किया था ये वाला टर्म में, देखो वहाँ पर हम वैल्यू एक्सपेंड कर देते हैं। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, इसी को क्या कहे थे हम, एच अपॉन एम भी, तो P के जगह पर क्या रख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस पे बेसिस पे भी क्वेश्चन हमारा आ जाता है प्यारे बच्चों, इसको भी आप कवर कर लेंगे, थोड़ा डेरिवेशन भी याद रखना और इसको भी कवर कर लेना। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। जनरली आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इसी के बेसिस पे आ जाएगा, इधर इधर देखो इधर, इसी के बेसिस पे आपका आ जाएगा, आप आराम से कवर कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास क्या, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब एक और है हमारे पास, उसको भी हम लोग यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड यहाँ पे एक साफ फॉर्मूला अच्छे से बना लो, ये वाला फॉर्मूला लेमडा, ये जेई नीट सब में आता है इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक बार खुद से डेरिवेशन भी करना, कहीं दिक्कत होगी तो पूछ लेना हमसे। अब आता है नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग, HEISEN, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। हाइजेनबर्ग भी कौन था, एक केमिस्ट का नाम था, ठीक है। अब इसने क्या थ्योरी दिया, थोड़ा सा हम उसकी बात कर लेते हैं, इसके थ्योरी की बात करते हैं। तो उसने कहा, ही स्टेटेड दैट, उसने क्या कहा, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। क्या? टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, किसकी? किसकी एग्जैक्ट वैल्यू? तो प्यारे बच्चों मोमेंटम या पोजीशन पहले देख देते हैं। पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की आप क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं एट अ टाइम, एट अ टाइम, एक टाइम पर, और साइमल्टेनियसली कर दो, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली और एट अ टाइम। एक ही साथ आप दो चीज कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक ही साथ आप दो चीज कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या कहा उसने? इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, या बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या? टू डिटरमाइन या टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजिशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जैसे मान लो ये हमारा है न्यूक्लियस, ये क्या हमारा न्यूक्लियस है, और ये एक हमारा उसका क्या है? ऑर्बिट है। मान लीजिए बच्चों इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा बताओ जल्दी से? मास होगा। कितना है मास? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है ना। इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है। अरे बच्चे इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? वेलोसिटी। कितनी है होगी वेलोसिटी इसकी? 2.2 इंटू 10⁻6 होगी। कैसे? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन जेड एस, ये लिख दो यहाँ पर, एक सेकेंड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। और किस में निकालते हैं? ये मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं। पता है ना आपको? पता है ना? ये इसकी क्या निकालते हैं हम लोग? वेलोसिटी निकालते हैं। तो 2.2 इंटू 10⁻6 एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी। तो क्या इसके पास जब मास है, इसके पास जब वेलोसिटी है, तो क्या इसकी मैं मोमेंटम नहीं निकाल सकता हूँ? मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर। अब जब ये मूव कर रहा है, तो जब आप मोमेंटम कैलकुलेट करने लगोगे, तब तक आपने कहा कि सर अभी ये पोजीशन मान लो एक्स पोजीशन पे है, यहाँ पर क्या है? ये हमारा एक्स पोजीशन पे यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। जैसे आप इसकी मोमेंटम कैलकुलेट करने लगोगे, ये इलेक्ट्रॉन तब तक मूव होकर के यहाँ पर आ गया होगा। मतलब एक समय में एक ही साथ आप या तो मोमेंटम कैलकुलेट कर पाएंगे या तो पोजीशन कैलकुलेट कर पाएंगे। दोनों चीज, दोनों वैल्यू एक ही समय में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे भी करो, जैसे देखो घर में तुम बैठे हो और तुम कहो किताब भी लिए हो, बुक भी ले रखे हो और टीवी भी देख रहे हो। मम्मी पूछी तुम क्या कर रहे हो? अरे मम्मी मैं टीवी भी देख रहा हूँ। नहीं नहीं मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मम्मी समझ जाएगी पढ़ाई नहीं कर रहा, टीवी देख रहा है। क्योंकि एक समय में आप एक ही काम कर सकते हो, या तो टीवी देखोगे अच्छे से या तो आप पढ़ाई करोगे अच्छे से। दोनों चीज पढ़ाई प्लस टीवी एक साथ नहीं कर सकते आप। समझ रहे हो ना हमारी बात? तो यही बात उसने, किसने? हाइजेनबर्ग ने कहा कि दो चीज हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। और दो चीज का नाम क्या है? पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ पर? क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये हमने आपको बता दिया इसके क्या किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो यहाँ पर इसने कहा कि अगर आप मोमेंटम कैलकुलेट करते तो यहाँ पर उसने एक टर्म यूज किया, वो टर्म आपको जानने की जरूरत है, एरर इन मोमेंटम। क्या यूज किया उसने? एरर इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम को उसने डिनोट किया डेल्टा पी से। अब चेंज इन मोमेंटम नहीं है, ये एरर इन मोमेंटम है जो हाइजेनबर्ग ने यूज किया। इसको चेंज इन मोमेंटम मत पढ़ना, एरर इन मोमेंटम, ठीक है। उसी तरह से एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन उसने एक वर्ड यूज किया और उसका नाम दिया गया डेल्टा एक्स। तो क्या ये पता चला तुमको डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है? डेल्टा एक्स है एरर इन पोजीशन और डेल्टा पी है एरर इन मोमेंटम, ठीक है। और इस दोनों से उसने एक रिलेशन बनाया और उसने बताया कि डेल्टा एक्स इंटू
डेल्टा पी इज ऑलवेज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन H/4 पाई। ठीक है, समझ में आ रही है हमारी बात। उसने ये एक रिलेशन दिया जो हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ बच्चे, तो आप इसको कवर करोगे। क्लियर है, बताओ जल्दी से। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। आप क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो H/4 पाई, ये H/4 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है। क्या ये हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ये क्यों कॉन्स्टेंट वैल्यू है? क्योंकि H भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, 4 भी कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो कहता है अगर आपका, अब इसको समझो कि डेल्टा एक्स क्या है, एरर इन पोजिशन। क्या है ये बताओ? एरर इन पोजिशन है, ये एरर इन पोजिशन है ना। और डेल्टा पी क्या है बता दो जल्दी से? एरर इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम है। तो अगर डेल्टा पी की वैल्यू 0 आ गई, डेल्टा पी की वैल्यू 0, अरे 0 का मतलब एरर इन मोमेंटम क्या है? 0 है। अगर डेल्टा पी की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब एरर इन मोमेंटम क्या है? 0 है। ठीक है, जब एरर इन मोमेंटम 0 है, मतलब जब आप मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें एरर कितना आया? 0। मतलब एरर तो है ही नहीं, मतलब एरर तो है नहीं। इसका मतलब हुआ कि दैट इज वी विल हैव, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? वी विल हैव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा पी, मोमेंटम का एग्जैक्ट वैल्यू। तो एरर कहाँ होगा? अरे मतलब क्या आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो एरर किस में होगा? एरर होगा देन एरर विल बी इन किसमें? पोजीशन। कहाँ पर होगी एरर बताओ जल्दी से? पोजीशन में एरर होगी। समझ में आ रही है हमारी बात? कहाँ पर एरर होगी? पोजीशन में एरर होगी। सपोज दैट, क्या इक्वेशन दिया कि डेल्टा एक्स, मान लो ये आ गया 0, अभी डेल्टा पी 0 लिया था, और अभी हम क्या ले रहे हैं? डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 0। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या ले लिया बोलो जल्दी से? 0 ले लिया। डेल्टा एक्स की वैल्यू के 0 का मतलब, अरे डेल्टा एक्स पढ़ते क्या? पढ़ते हैं सर एरर इन पोजीशन, यही पढ़ते हो ना तुम, बोला था ना पढ़ने के लिए इसको। एरर इन पोजीशन क्या पढ़ते हैं? डेल्टा एक्स। तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 0। क्या करने का मतलब? अरे सोचो ना, एरर इन पोजीशन मतलब 0, मतलब एरर इन मतलब पोजीशन में कोई एरर है ही नहीं, 0 है, मतलब देयर इज नो एरर इन पोजीशन, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है। तो जब यहां पर दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो एरर इन पोजीशन। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? और इसका मतलब क्या हुआ बताओ? दैट इज इसका मतलब हुआ वी विल हैव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन। एंड सो क्या लिखेंगे? एंड सो देयर विल बी एरर। अब एरर होगा कहां होगा? इन मोमेंटम। तो पोजीशन में तो कोई एरर नहीं है, एरर होगा कहां? मोमेंटम। जिसमें एरर नहीं है दूसरे में एरर हो जाएगा। अगर डेल्टा एक्स में एरर नहीं है तो डेल्टा पी में एरर होगा, डेल्टा पी में एरर नहीं है तो डेल्टा एक्स में एरर होगा। समझ में आई हमारी बात या कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो ये वर्ड आप समझना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आपको हमेशा याद रखना है। न्यूमेरिकल्स तो इसी के बेसिस पे आएगा, और डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या होता है वो हमने आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, परहैप्स आपको ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। हमने 3 कंसेप्ट को एक लेक्चर में कंप्लीट किया, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सारे बच्चे अच्छे से वाच करेंगे। फॉर्मूला, जो कॉम्पिटिटिव बैच है उसको फॉर्मूला याद रखना है, और जो रेगुलर बच्चे होंगे, जो बोर्ड बच्चे होंगे, वो यहाँ से नोट्स भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।